फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जिला दर्शन की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि आपका हेल्प करेगी आने वाले उत्तराखंड के यूकेपीएससी के एग्जाम्स में, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, वीडियो वीपीडीओ, जितने भी आपके फॉरेस्ट गार्ड है, ये जितने एग्जाम आने वाले हैं गाइज, इसमें क्या होगा, आपका जिलों में लगभग 80% तक का कोर्स आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या हम, ये देख लीजिए। इसमें गाइज आपका कवर अप होने वाला है पूरा का पूरा उस जिले के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये सब देखेंगे हम। उसमें उसका नाम कैसे पड़ा, उसका अगर कोई प्राचीन नाम है तो वो, उसको जिला, उसके प्रशासन के बारे में। अब जिले में क्या आ जाएगा, प्रशासन के बारे में बात होगी। उस जिले में कौन कितने जिलों के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितनी वो आंतरिक सीमाओं को निर्धारित करता है, उसमें विधानसभा के क्षेत्र कितने हैं, लिंगानुपात कितना है, ये सब इसके अंदर देखा जाएगा। उसके बाद हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। भौगोलिक स्थिति में क्या होगा गाइज, आपका इसमें आ जाएगा आपका, यहाँ अगर कोई नदियां बहती हैं तो नदियों का प्रवाह क्या है, कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, कौन से यहाँ ग्लेशियर स्थित है, कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं, ये सब इसके अंदर भौगोलिक दृष्टि में। उसके बाद हम इसका देखेंगे धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व में क्या जानेंगे गाइज हम वीडियो में, उसमें अगर कोई मंदिर है तो उन मंदिरों का प्राचीन नाम क्या है, कैसे किसने उनको बनवाया था, उन मंदिरों में कौन से मेले लगते हैं, कोई अगर यात्राएं निकलती हैं उस जिले में तो उससे संबंधित। और लास्ट में हम देखेंगे अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उस जिले से संबंधित है तो एक एंटायर सिलेबस आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। अगर कोई प्रमुख संस्थान वहां है तो वो भी इस सीरीज में कवर अप किए जाएंगे। तो गाइज, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। चलते हैं अपने वीडियो पे। आज पहला डिस्ट्रिक्ट गाइज जो हम कवर अप करेंगे वो है बागेश्वर जिला। सबसे पहले गाइज, बागेश्वर जनपद की अगर हम बात करें, इसको जनपद कब बनाया गया, तो 18 सितंबर 1997 को इसको अल्मोड़ा से अलग करके क्या बनाया गया, जनपद बनाया गया। सबसे पहली प्राचीन नाम जो सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा, उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है, तो उत्तर का वाराणसी बागेश्वर का पुराना नाम है। ऐसे ही अगर हम देखें, वर्तमान बागेश्वर में ही दानपुर आता है। अगर आपको ऑप्शन में दिखता है दानपुर किसका प्राचीन नाम था, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी बागेश्वर जनपद का है। अगर हम पुराणों की बात करें, हमारे पुराणों में बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता था, तो अग्नि तीर्थ बागेश्वर को पुराणों में कहा गया है। अगर पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है मानस खंड के अंदर बागेश्वर को किस नाम से जाना गया है, तो मानस खंड में इसको बोला गया है नीलगिरी। और इसी मानस खंड में गाइज किसका उल्लेख है, सरयू नदी का और गोमती नदी का है। इसमें एक और नदी मानस खंड में बताया गया है नीलगिरी, एक क्षेत्र है जो कि सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती के संगम पर क्या है, मिला हुआ है। इस मानस खंड में सरयू को गंगा के नाम से जाना गया है और गोमती को क्या कहा गया है, यमुना कहा गया है। तो ये फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, मानस खंड में सरयू नदी को कौन सी नदी कहा गया है, तो आपका आंसर होगा गंगा नदी। इसी तरीके से गोमती को क्या कहा गया है, तो गोमती को कहा गया है यमुना। और अगर हम इसके नामों की बात करें गाइज, तो इसे बागनाथ और व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। एक्चुअली कहानी यह है आपकी, कहा जाता है भगवान शिव ने बाघ का रूप लेकर के इस क्षेत्र में वो विचरण करते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बागनाथ या फिर व्याघ्रेश्वर। व्याघ्रेश्वर मतलब व्याघों का ईश्वर, व्याघ मतलब क्या होता है, बाघ से आपका क्या होता है, इसका रिलेशन होता है। इसी तरीके से गाइज, प्राचीन नाम में इसे शिव की नाभि भी कहा जाता है, इसे तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा। ये जो व्याघ्रेश्वर नाम है, ये कत्यूरी शासक था भूदेव, उसके शिलालेख में सबसे पहले मिलता है। तो मैंने प्राचीन नाम आपको देखिए फिर से जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए। दानपुर बागेश्वर का प्राचीन नाम है, इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, पुराणों में इसे अग्नितीर्थ कहा गया है, जबकि मानस खंड में इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इसी मानस खंड में सरयू को गंगा बोला गया है और गोमती को क्या कहा गया है, यमुना कहा गया है। अन्य नाम शिव की नाभि है, बागनाथ है और व्याघ्रेश्वर है। चलते हैं अब इसकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में क्या देखेंगे गाइज हम, देखिए ये अगर बीच में बागेश्वर है आपका, इधर क्या है, बागेश्वर है, तो बागेश्वर के पूर्व में एक पर्वत स्थित है,
इसको कहा जाता है भीलेश्वर पर्वत। कौन सा पर्वत? भीलेश्वर पर्वत। अगर हम बागेश्वर की पश्चिमी सीमा को देखें तो पश्चिमी सीमा में एक पर्वत पड़ता है जिसे कहा जाता है नीलेश्वर पर्वत। तो सीधे आपके दो क्वेश्चन बन गए। बागेश्वर के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो भीलेश्वर पर्वत। पश्चिम में क्या स्थित है? तो इसके पश्चिम में है नीलेश्वर पर्वत। अगर नेक्स्ट देखें गाइज, उत्तर में क्या स्थित है? तो उत्तर और दक्षिण में इसके दो कुंड स्थित हैं। उत्तर में सूरज कुंड स्थित है और इसके दक्षिणी भाग पर है अग्नि कुंड। तो ये चारों चीजें याद रखनी है। भीलेश्वर पूर्व में है, नीलेश्वर पश्चिम में है और सूरज कुंड, देखो सूरज पहले आएगा ना, सूरज से होती है अग्नि, गर्मी देता है, तो सूरज उत्तर में और उसके नीचे आपका स्थित है अग्नि कुंड। अब बात करते हैं, ये जो बागेश्वर की स्थिति आती है, यहाँ सरमूल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरयू नदी। दूसरा, यही डेबरा श्रेणी से एक नदी आती है जिसे बोला जाता है गोमती। इन दो नदियों के संगम में ही बीच में कौन बसा हुआ है? बागेश्वर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा बागेश्वर किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा सरयू और गोमती। इसी सरयू नदी को गंगा कहा गया है मानस खंड में और गोमती को यमुना कहा गया है मानस खंड में। अब बढ़ते हैं गाइस इसके स्थिति पे। स्थिति इज द सेंस कौन से ऐसे जिले हैं जिनके साथ यह बाउंड्री को शेयर करता है। बाउंड्री शेयर करने की बात आएगी गाइज, तो बाउंड्री शेयरिंग में क्या आ जाएगा? देखिए, ये अगर आपका बागेश्वर जिला है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? बागेश्वर जिला है। क्या बागेश्वर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये किसी भी देश के साथ कोई सीमा नहीं बनाता। क्या ये कोई राज्यीय सीमा बनाता है? अंतरराज्यीय। तो अंतरराज्यीय का मतलब होता है क्या ये किसी राज्य के साथ सीमा को साझा करता है? तब भी आपका आंसर हो जाएगा नहीं। तो बागेश्वर एक टाइप का आंतरिक जिला है। कैसा जिला है? आंतरिक जिला। अब इस आंतरिक जिले का मतलब क्या होता है? अगर आपने ज्योग्राफी वाली सीरीज देखी है तो उसमें पूरा बताया है मैंने। ऐसे जिले जो ना तो किसी देश के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा को साझा करते हैं, वो आंतरिक जिले कहलाते हैं। बागेश्वर के पूर्व में अगर हम देखेंगे तो पिथौरागढ़ जनपद स्थित है और ये चमोली के साथ सीमा बनाएगा, साथ ही अल्मोड़ा के साथ। तो 3 जिलों ने इसको घेरे हुआ है। कौन कौन से जिले? पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछे बागेश्वर कुमाऊं के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो आप बोलोगे बागेश्वर कुमाऊं के 2 जिलों के साथ सीमा को साझा करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है बागेश्वर गढ़वाल के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो तब आपका आंसर होगा बागेश्वर गढ़वाल के एकमात्र जिले और उसका नाम क्या है? चमोली के साथ सीमा को साझा करता है। गाइज, अगर वीडियो आपको लग रही हो इम्पोर्टेंट है, अभी और आगे आप देखेंगे, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि वीडियो जो है देखिए ऑफलाइन बैचेस के साथ ऑनलाइन ये कंटेंट देना, टाइम निकालना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको दूंगा, लाइव अभी नहीं हो सकते सेशन पुराने वीडियोज की तरह। तो आप इसे देख के उसके बाद मे बी रात को 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पे। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज प्रशासन। अब बात चलती है प्रशासन। तो प्रशासन में हम इस जिले के बारे में क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र। देखिए, विधानसभा क्षेत्र अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड के कुल विधानसभा की सीटें हैं 70। ठीक है, 71 अब आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अब आपकी एंग्लो इंडियन की जो सीट्स हैं वो क्या हो चुकी हैं? हट चुकी हैं। तो उत्तराखंड की कुल निर्वाचित सीटें 70 हैं। इन 70 सीटों में से 2 सीटें कौन से जिले के अंदर आती हैं? बागेश्वर जिले के अंदर। कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं? एक आएगी कपकोट की और एक आएगी आपकी बागेश्वर जिले की। अब देखो, इस उत्तराखंड की 70 सीटों को भी किस तरीके से डिवाइडेड किया गया है वो समझ लेते हैं। 70 में गाइज 2 टाइप से इनको डिवाइड किया गया है, मैं यहां बता देता हूं। 70 में क्या है? 55 सीटें आपकी नॉन रिजर्व हैं और 15 सीटें आपकी क्या हैं? रिजर्व सीट्स। इन 15 में भी 13 सीटें दी गई हैं एससी के लिए और 2 सीटें दी गई हैं एसटी के लिए। तो हर जिले में हम देखेंगे क्या कोई ऐसी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है,
क्या कोई ऐसी सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व है? तो अब आप यहाँ देख सकते हो विधानसभा की कपकोट और बागेश्वर सीटों में से बागेश्वर की जो सीट है ये किस जाति के लिए आरक्षित है? एससी जाति के लिए इसको आरक्षित किया गया है। अगर बात करें तहसील की तो तहसील यहाँ 6 हैं, गरुड़, कपकोट, कांडा तहसील, काफली गैर, दुगनाकुरी और बागेश्वर। इनमें से भी आपके 3 विकास खंड हैं। देखो 6 तहसील हैं, तहसील ज्यादा होंगी, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक हो गया। विकास खंड कितने हैं? तो इसके आधे यहाँ विकास खंड हैं, गरुड़, कपकोट और बागेश्वर। ये तहसील के अंदर भी हैं और ये विकास खंड भी हैं। लिंगानुपात की अगर बात करें, सबसे पहले समझ लो लिंगानुपात होता क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। तो बागेश्वर में 1090 यानी कि 1000 पुरुषों पर 1090 क्या हैं? महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात 1090 है। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? पिछले 10 साल में क्या जनगणना में वृद्धि हुई है कोई? तो बिल्कुल, यहाँ जो दशकीय वृद्धि दर है गाइज वो 4.18% रही है। ये 10 साल का आंकड़ा कब का होगा आपका? 2001 से 2011 के बीच। जो अगला आंकड़ा आएगा वो 2021 में अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो ये सारा आंकड़ा 2011 के अनुसार होगा। सबसे कम नगरीय आबादी, तो इसे इंपोर्टेंट मार्क करेंगे आप। अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, 3.5% लोग मात्र यहाँ पर क्या है? नगरीय आबादी वाले हैं। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है। अगला है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात करें गाइज तो इस जिले की साक्षरता 80.01% है। ठीक है, 80.01 बागेश्वर की साक्षरता। गांवों की संख्या 947 है। एरिया आपको याद रखना है, एरिया इसका 2246 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद जन घनत्व, अब समझ लो पहले जन घनत्व होता क्या है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ देगा जन घनत्व कहलाता है और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। जन घनत्व का मतलब है प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं उस संख्या को क्या बोला जाता है? जन घनत्व बोला जाता है। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 108 लोग रहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? जन घनत्व हो गया। अब ये गाइज प्रशासन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इस क्षेत्र की नदियों के बारे में। देखिए नदियों का यहाँ पर वैसे बना हुआ है, लेकिन मैं आपको चलिए इसी में समझा देता हूँ, उससे हमारा क्या होगा? टाइम थोड़ा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। नहीं तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा उसे बोर्ड पे तो वो ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले क्या है देखिए, ये है सरमूल पर्वत श्रेणी जो कि है बागेश्वर में स्थित। यही बागेश्वर में डेबरा पर्वत श्रृंखला है। इस डेबरा पर्वत श्रृंखला से जो नदी निकलती है वो नदी कहलाती है गोमती नदी। इसी प्रकार सरमूल पर्वत से जो नदी निकल रही है ये नदी किस नाम से जानी जाती है? सरयू नाम से जानी जाती है। इस सरयू में सबसे पहले जो नदी आकर के मिलती है वो नदी है लाहुर नदी। उसके बाद आपकी गाइज एक पुंगर, ये नदी नहीं कहोगे, छोटी गाढ़ है आपकी। लाहुर और पुंगर सरयू में आके मिलती हैं। ये नदी आगे बढ़ करके बागेश्वर में क्या हो जाती है? गोमती नदी इसमें आकर के मिल जाएगी। तो क्वेश्चन अगर पूछे बागेश्वर में सरयू किस नदी के साथ मिलती है, तो गोमती नदी के साथ मिलती है। फिर उसके बाद ये नदी अब आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के बाद कहाँ चली जाती है गाइज? काकरी घाट नामक स्थान पर। और इस काकरी घाट में अल्मोड़ा और नैनीताल के स्थान, इधर से आएगी आपकी एक नदी और इस नदी को क्या बोला जाता है? पनार नदी। क्वेश्चन पूछेगा पनार नदी किसकी सहायक नदी है, और आपको एक ऑप्शन में सरयू देगा, एक काली दे देगा। तो याद रखना पनार किसकी सहायक नदी है? पनार है आपकी सरयू नदी। कहाँ मिलती है? काकरी घाट नामक स्थान पर ये क्या करती है? सरयू नदी को ज्वाइन करेगी। फिर उसके बाद ये प्रवाह आगे और होगा और ये कहाँ पहुंचेगा? रामेश्वरम तीर्थ में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रामेश्वर तीर्थ में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो यहाँ गाइज पोटिंग और नामिक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे बोला जाता है पूर्वी रामगंगा नदी। पूर्वी रामगंगा नदी
रामेश्वर में सरयू नदी के साथ क्या हो जाती है, आकर मिल जाती है। फिर अब ये प्रवाह क्या हो जाता है, काफी भयानक हो जाता है, क्योंकि रामगंगा भी काफी ज्यादा पानी लाती है, सरयू ऑलरेडी उसमें क्या होता है, ज्यादा पानी है ही। तो अब यहाँ से ये नदी आगे बढ़ेगी और पंचेश्वर धाम में, पंचेश्वर नामक स्थान में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, देखो पीछे से काली नदी आती है और काली नदी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है पूर्वी रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है, आप बोलोगे सरयू नदी की। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, पंचेश्वर नदी की, सॉरी काली नदी की क्या है, सहायक नदी है। कहां पर आके मिलती है, तो पंचेश्वर नामक स्थान में आके ये काली नदी से मिल जाती है। अगर पूछता है काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो काली की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है गाइज, आपकी सरयू नदी। इससे पहले अगर देखोगे काली नदी का कोई स्वरूप ज्यादा बड़ा नहीं होता, पंचेश्वर के बाद ये स्वरूप भयानक हो जाता है, क्योंकि इससे 2 गुना जल कौन ला रही होती है, सरयू लाती है। इसके बाद ही आप देखोगे पिथौरागढ़ में इसका क्या होता है, स्वरूप काफी भयानक हो जाता है। ये थी गाइज हमारी किसके बारे में, सरयू नदी के बारे में। इसी सरयू के बारे में याद रखिए, इसकी टोटल लेंथ 146 किलोमीटर है। कितनी है टोटल लेंथ, 146 किलोमीटर। यही देख लेते हैं गाइज। अब गाइज देखिए, एक दूसरी नदी जो बहती है यहाँ, वो बहती है कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में, ये निकलती कहाँ से है, तो कौसानी से। बागेश्वर में ही एक स्थान है कौसानी, और कौसानी में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोला जाता है धार पानी धार। कौसानी के धार पानी धार नामक स्थान से एक नदी निकलती है, जिस नदी को क्या बोला जाता है गाइज, आपका कोसी नदी। अब ये कोसी नदी आगे बढ़ेगी। अगर पूछे इस कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो कोसी को प्राचीन या पुराणों में क्या कहा गया है, कौशिकी बोला गया है, क्योंकि कौशिक मुनि की ये तपस्थली थी। क्या है इसका पुराना नाम, कौशिकी नदी। अब ये बागेश्वर में इसका ज्यादा प्रवाह नहीं है, बागेश्वर खत्म होते ही, क्योंकि ये धार पानी धार बॉर्डर में पड़ेगा, ये आ जाएगी आपकी कहाँ पर, अल्मोड़ा जिले में प्रवेश कर जाएगी। इसी पर आपका एक मंदिर स्थित है इसके किनारे, जिसे बोला जाता है सूर्य कटारमल मंदिर। कौन सा मंदिर गाइज, कटारमल मंदिर। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के बाद ये प्रवेश करती है नैनीताल जिले में। यहाँ से मैं आपको नैनीताल जिले भी बता रहा हूँ कितने जिलों में इसका प्रवाह है। तो नैनीताल जिले में जैसे ही ये प्रवेश करती है, तो यहाँ पर आपका एक प्रमुख मंदिर मिलेगा, जिस मंदिर को क्या बोला जाता है, गर्जिया माता का मंदिर। अगर पूछता है गर्जिया माता का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो तब भी आपका आंसर होगा कोसी नदी। इसी गर्जिया में गाइज उसके बाद आगे आकर के रामनगर स्थान आ जाएगा। कौन सा स्थान आएगा, रामनगर। रामनगर में ही क्या है आपका, गर्जिया माता का मंदिर। फिर ये आगे आ जाती है और आगे जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएगी इसे बोला जाता है यूएस नगर। इस यूएस नगर के गाइज यहाँ पर आपका पड़ेगा सुल्तानपुर पट्टी। कौन सी जगह पड़ेगी, सुल्तानपुर पट्टी पड़ती है। इसी सुल्तानपुर पट्टी से कोसी नदी राज्य को क्या कर देती है, छोड़ देती है, मतलब राज्य से बाहर चले जाएगी। और यूपी में, कहाँ पे, यूपी में रामगंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ से कौन सी नदी आएगी आपकी, रामगंगा आती है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी रामगंगा नदी की क्या है, सहायक। किस स्थान पर मिलती है, तो चमरौल नामक स्थान पर। ये जो स्थान है कौन सा है गाइज, चमरौल स्थान। अब समझ लेते हैं इसके बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे। अगर पूछता है इसकी लेंथ बताओ, कोसी नदी कितने किलोमीटर बहती है, तो कोसी नदी का प्रवाह है 168 किलोमीटर। देखो दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये कोसी की है। अगर आपसे पूछे सरयू की लंबाई बताओ, तो सरयू की लंबाई थी 146 किलोमीटर। तो अगर कभी आपको ऑर्डर में दे दे कि निम्न में से बड़ी नदियों के क्रम में इसको व्यवस्थित करो, तो काली नदी सबसे ज्यादा 252, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसी नदी। कोसी 168 है, उसके बाद क्या है, सरयू है आपकी 146 किलोमीटर। अब कितने जिलों में प्रवाह है इसका, देखो मैं जिलों में लिख देता हूँ, जिले कितनों में प्रवाह करती है, तो आप बोलोगे सर बागेश्वर 1, अल्मोड़ा 2, नैनीताल 3,
यूएस नगर 4। उत्तराखंड के 4 जिलों में इसका क्या है, प्रवाह है। अगर मैं बोलूं ये मैदान में किस भाग में प्रवेश करती है, तो कोसी नदी रामनगर नामक स्थान पर क्या करती है, मैदान में प्रवेश करती है। जैसे आप पढ़ते हो गंगा कहाँ प्रवेश करती है मैदान में, हरिद्वार में, ऐसे ही कोसी नदी मैदान में प्रवेश कहाँ करती है, आपका रामनगर में करती है। अब है क्या, देखो यहाँ से अगर हम देखें ना, जैसे ही ये नैनीताल में प्रवेश करेगी, रामनगर का इलाका हो गया, इधर आपका सुल्तानपुर, बाजपुर, ठीक है, ये पूरा इलाका तराई क्षेत्र के अंदर आता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, धान की खेती। और इस धान की खेती के लिए जो पानी का प्रबंध किया जाता है वो कोसी नदी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। ये नदी के किनारे जितना भी क्षेत्र आएगा, कोसी नदी घाटी को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कौन सी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, तो आप बोलोगे कोसी नदी घाटी को। अगर इसकी सहायक नदी की बात करूं गाइज, तो सहायक नदी में सुमाली गाड़ आ जाती है आपकी, ठीक है। वैसे इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार देख लो, सुमाली गाड़, अलाव गाड़, उसके बाद देव गाड़, ये सब क्या है आपकी इसकी सहायक नदियां हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। रामनगर याद रखना है, कौशिकी पुराना नाम है, और इसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, इसकी नदी घाटी। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारा नदी का पॉइंट हो गया गाइज। 2 नदी मुख्यतः बहती है, एक कोसी नदी और दूसरी कौन सी बहती है, सरयू नदी। अगर तालों की बात करें तो बागेश्वर जनपद में कौन से ताल स्थित हैं, एक आपको याद रखना है, सुकुंडा ताल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, सुकुंडा ताल किस जनपद में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। एक जलाशय है यहाँ और उसका नाम है हथछीना जलाशय। कौन सा जलाशय गाइज, हथछीना जलाशय बागेश्वर में स्थित है। कुंड की बात करें तो देवी कुंड, जो कि एक ठंडे पानी का कुंड है, और कहाँ पर पड़ता है गाइज, ये सुंदर ढूंगा के पास स्थित। बाकी 2 कुंड इसकी जो बाउंड्री पर पड़ते हैं वो मैंने बता दिए, एक आपका सूरज कुंड और दूसरा कौन सा, अग्नि कुंड, जो हम ऊपर भौगोलिक परिस्थिति में इसकी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा ग्लेशियर। देखिए, एक है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर क्या है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद, लेकिन ये है क्या, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद में क्या है, इसका विस्तार है 3 किलोमीटर। कुछ बुक्स में गाइस 30 किलोमीटर भी दिया हुआ है आपका, ठीक हो गया। यहीं पर पिंडारी ग्लेशियर के पास क्या मिलते हैं, भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। तो पिंडारी तो 3 जनपद में आ गया। इसके अलावा ऐसे ग्लेशियर जो केवल बागेश्वर जनपद में स्थित हैं, तो आंसर होगा कफनी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर, सुंदर ढूंगी ग्लेशियर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे होंगे। बोलेगा कफनी कहाँ है, तो बागेश्वर में। सुखराम कहाँ है, बागेश्वर में। मैकतोली ग्लेशियर कहाँ है, ये बागेश्वर में। सुंदर ढूंगी ग्लेशियर कहाँ है, तो ये भी आपका स्थित है बागेश्वर जनपद में। इसके बाद देखते हैं गाइज, बागेश्वर में प्रमुख दर्रे। तो ऐसे दर्रे जो बागेश्वर में स्थित है, तो बागेश्वर को चमोली से जोड़ने वाले दर्रे का नाम याद रखना है आपको, और इसका नाम क्या है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। सुंदर ढूंगा दर्रा किसको जोड़ता है, बागेश्वर व चमोली को कनेक्ट करता है। एक ट्रेल पास याद रखना है। ट्रेल पास की खोज विलियम ट्रेल ने की थी, जिसको कि कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कहा जाता है। और ये बागेश्वर को किससे जोड़ता है, पिथौरागढ़ से। 1830 में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो बस 2 पास याद रखने हैं, सुंदर ढूंगा दर्रा और ट्रेल पास, दोनों के दोनों बागेश्वर में हैं। सुंदर ढूंगा बागेश्वर को चमोली से जोड़ता है, जबकि ट्रेल पास बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। अब उडियार की बात कर लेते हैं गाइज। उडियार का मतलब होता है गुफा। यहाँ पर आपकी गौरी उडियार स्थित है, सानी उडियार स्थित है। सानी उडियार है कहाँ, तो द्रोणथल जंगल है। कहा जाता है कि यहाँ पर द्रोणाचार्य ने क्या किया था, निवास किया था, इसीलिए इस जंगल को द्रोणोत्थल जंगल कहा जाता है, ठीक है। इसी जंगल के पास आपकी उडियार है, जिसको सानी उडियार कहा गया है। तो 2 उडियार, गौरी उडियार और सानी उडियार कहाँ स्थित हैं, बागेश्वर जनपद में स्थित है। बुग्याल की बात कर लेते हैं गाइज। बुग्याल होते क्या हैं, तो छोटे छोटे घास के मैदानों को, जिसमें
घास के मैदान जिसमें छोटी घास रहती है, इसको पयार या क्या बोला जाता है उत्तराखंड में, बुगियाल बोला जाता है। आप कमेंट करके मुझे बताओगे जम्मू कश्मीर में इनको क्या कहा जाता है। कफनी बुगियाल, मनोहरी बुगियाल, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कफनी तो याद कर सकते हो, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, इसलिए कफनी बुगियाल भी यहीं पर, और मनोहरी बुगियाल भी कहां पर है आपका, बागेश्वर जनपद में है। नेक्स्ट है आपका बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पर्यटन स्थल में सबसे पहली बात आपकी आ जाती है किसकी, कौसानी की। कौसानी कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे बागेश्वर जनपद में। किन दो नदियों के बीच में है, गोमती और गरुड़ नदी के बीच में। देखो गोमती और सरयू के बीच में क्या स्थित था, बागेश्वर स्थित था। गोमती और गरुड़ के बीच में क्या स्थित है, तो गोमती और गरुड़ के बीच में स्थित है आपका कौसानी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें गाइज, कौसानी 1890 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ क्या था, मैंने आपको बताया था कोसी नदी निकलती है और कौशिक मुनि की क्या थी, ये तप स्थली थी। यहीं पर कौसानी कौन सी नदी पर बसा है, देखो ये कौन सी पहाड़ी पर बसा है, ये आपकी पिंगनाथ की पहाड़ी है। और इसी पिंगनाथ की पहाड़ी के ऊपर आपका क्या बसा हुआ है, कौसानी शहर बसा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर शहर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा पिंगनाथ पहाड़ी पर बसे हुए शहर का नाम क्या है, तो आप बोलोगे कौसानी। अगर बात करें कौसानी का पुराना नाम क्या था, तो बलना इसका क्या है, पुराना नाम है। बुक्स के अकॉर्डिंग हम देखें, इसके जो संस्थापक माना जाता है गाइज, हेनरी रैमजे जी को माना जाता है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए कुमाऊं का गहना किसको कहा जाता है, तो कुमाऊं का गहना कहा जाता है कौसानी को। अगर पूछता है कुमाऊं का शीश फूल किसको कहा जाता है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कुमाऊं का शीश फूल किसे कहते हैं। गहना पूछता है तो कौसानी को। अब देखो कौसानी में ही क्या हुआ था, 1929 में गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर आए थे और उन्होंने 14 दिन का प्रवास किया था। अब ये टोटल 14 दिन प्रवास कैसे बटा था इनका, पहले 2 दिन ये बागेश्वर रहे और 12 दिन कहाँ रहे थे गाइज, ये कौसानी में रहे थे। उस टाइम पर ये जो कौसानी है ये अल्मोड़ा का पार्ट हुआ करता था जब गांधी जी की यहाँ क्या थी, यात्रा हुई थी। इन्होंने अपनी बुक यंग इंडिया पुस्तक, सीधे क्वेश्चन पूछेगा यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कौन है, गांधी जी। इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, कौसानी को कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। किस पुस्तक में कहा गया है, यंग इंडिया पुस्तक में कहा गया है। इन्होंने ही गाइज इस कौसानी में अनासक्ति योग पुस्तक लिखी थी। ठीक है, गीता का एक पाठ है आपका अनासक्ति योग, इसकी रचना गांधी जी के द्वारा कहाँ की गई थी, कौसानी के अंदर की गई थी। तो इतना हमारा पाठ हो गया कौसानी में। अब इसी कौसानी में लक्ष्मी आश्रम स्थित है और लक्ष्मी आश्रम किसने बनाया था, सरला बहन, जिनका मूल नाम क्या है गाइज, हाइलामन कैथलीन है। क्वेश्चन पूछेगा हाइलामन कैथलीन किसका नाम था, तो सरला बहन का नाम था। ये गांधी जी की शिष्या थी और इन्होंने 1941 में कौसानी में इस आश्रम को गांधी जी के कहने पर बनाया था। अगला इसी कौसानी की अगर हम बात करते हैं तो ये सुमित्रानंदन पंत छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ जो है सुमित्रानंदन पंत, इनकी जन्मस्थली भी कहाँ है, कौसानी में है। अगर पूछे इनके घर का नाम क्या है, तो पंत विथिका नाम से इनकी विला है, इनका घर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है लोक संगीतज्ञ गोपीनाथ कौसानी से प्रभावित थे, तो कौन से संगीतज्ञ कौसानी से प्रभावित थे, गोपीनाथ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना हो गया गाइज कौसानी के बारे में, जो भी इंपोर्टेंट बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी। अगला है पांडु स्थल, यहीं पर क्या है, देखो चमोली और बागेश्वर आपस में सीमा बनाते हैं, तो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर एक स्थल है जिसको कहा जाता है पांडु स्थल। ये भी किसके अंदर आता है, आपका बागेश्वर जिले के अंदर। इसी बागेश्वर में और क्या है देख लो, सास बहू का खेत पूछता है कहां पर है, बागेश्वर में है। विजयपुर पिनाकेश्वर महादेव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर किस जगह स्थित है, तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। भकोट स्थल भी कहाँ स्थित है, आपका बागेश्वर में स्थित है। अगला गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट, अब हम बात करेंगे बागेश्वर में स्थित मंदिरों के बारे में। सबसे पहला मंदिर आ जाता है बैजनाथ का मंदिर। ठीक है,
कहाँ पर स्थित है बैजनाथ मंदिर? तो गोमती के तट पर ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर आदम कद पार्वती की पत्थर मूर्ति मिली हुई है। आदम कद का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आपने देखा होगा जो गाइज कद होता है स्त्रियों का वो थोड़ा क्या होता है पुरुषों के मुकाबले कम होता है, लेकिन ये जो मूर्ति मिली है पार्वती माता की ये आदम कद की है और किससे बनी गई है? पत्थर से निर्मित ये मूर्ति है। आपको निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसने किया था? तो कत्यूरी राजा बागनाथ मंदिर का लक्ष्मी चंद ने किया था। ठीक हो गया। कत्यूर घाटी क्या थी? ये कत्यूर घाटी कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में स्थित है और ये आपकी कत्यूरियों की दूसरी क्या थी? राजधानी थी। क्वेश्चन पूछता है कत्यूर लोगों ने या कत्यूरी वंश ने अपनी दूसरी घाटी किसे बनाया था? तो कत्यूर घाटी को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। यहीं पर गाइज लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का भी क्या है? मंदिर स्थित है। तो ये बैजनाथ मंदिर के बारे में हो गया सब कुछ बातें। गाइज जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड समूह ग के पोस्ट जो है वन आरक्षी की अभी अभी लेटेस्ट निकल चुकी है। 894 पोस्ट और आ चुकी हैं। इससे पहले की पोस्ट 1200 से प्लस पोस्ट वो थी। तो फिर से आपको मेहनत में लग जाना है। इस डिस्ट्रिक्ट सीरीज को देखो, आपको खुद बताना है अगर आपको लग रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कंप्लीट चीजें आपकी पूरी हो जा रही हैं तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आगे भी सारे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट आपको कंप्लीट इस तरीके से दे दूंगा जिससे आपका 70 to 80% पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। फिर आपको इधर से अन्य जो पढ़ने की जरूरत है वो आपका क्या पढ़ोगे? आप हिस्ट्री को पढ़ लोगे और उत्तराखंड आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को कि सीरीज कैसी है, वीडियो कैसी है। आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला मंदिर आ जाता है कोट भ्रामरी देवी का मंदिर और मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर आ जाएगा। देखो उसका रीजन क्या है। कत्यूरी वंश की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? कोट भ्रामरी देवी थी। देखो दूसरी अभी आप पढ़ोगे ज्वाल्पा देवी का चैती मंदिर वाला पढ़ोगे, वो अलग आएंगी, वो भी कत्यूरी वंश की देवी थी। ठीक हो गया। तो कत्यूरी वंश की अधिष्ठात्री देवी पूछा है तो कोट भ्रामरी। यहीं पर मेला भी लगता है, कोट मेला कहां पर स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। दूसरा भीलेश्वर पर्वत पर चंडिका मंदिर स्थित है। तो चंडिका मंदिर बागेश्वर में कौन से पर्वत पर है? तो भीलेश्वर पर्वत पर। अभी अभी मैंने बताया था, आप कमेंट करके बताओ बागेश्वर की पूर्वी सीमा या पश्चिमी सीमा में से कौन सा पर्वत भीलेश्वर पर्वत बनाता है? मतलब भीलेश्वर पर्वत पूरब में स्थित है या भीलेश्वर पर्वत पश्चिम में स्थित है। इतना हो गया हमारा मंदिरों के बारे में। अब हम चलेंगे मेलों के बारे में। देखिए बागेश्वर जनपद की बात करें तो मेले कौन कौन से मनाए जाते हैं गाइज यहाँ पर। सबसे पहला है मूल नारायण मेला। ठीक है, ये क्या है? शिखर पर्वत पर लगता है। क्वेश्चन पूछेगा मूल नारायण मेला कहाँ का मेला है? तो आपका आंसर होगा बागेश्वर का मेला है। किस पर्वत पर? शिखर पर्वत पर। अगला है माँ भद्रकाली मेला। और माँ भद्रकाली मेला अभी मैंने आपको दो उडियार बताए थे। एक बताया था आपको गौरी उडियार और दूसरा उडियार कौन सा बताया था गाइज? सानी उडियार, जो कि द्रोणथल पर्वत पर है, जंगल में है। ठीक है, तो इसी में सानी उडियार के आसपास कौन सा मेला लगता है? माँ भद्रकाली मेले का आयोजन होता है। यहीं आपका पिनाथ मेला लगेगा। कोट माई का मेला भी आपका क्या लगता है गाइज? इसी स्थान पर लगता है। ये कोट माई का मेला कहाँ है? रणचूला कोट। ठीक हो गया, रणचूला कोट में कोट माई का मेला लगता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 4 के 4 मेले ये पूछेगा। इसके बाद अगला इंपोर्टेंट मेला है आपका उत्तरायणी मेला। कौन सा मेला है? उत्तरायणी का मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। बागेश्वर के सरयू नदी पर मकर संक्रांति के दिन लगता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा इस मेले में चांचरी नृत्य का आयोजन होता है। उत्तरायणी मेले में कौन सा नृत्य प्रमुखतः किया जाता है पूछे तो चांचरी नृत्य। अगला कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेला कौन सा है गाइज? आपका उत्तरायणी का मेला है। 9 लाख की उत्तरायणी। प्राचीन समय में इस मेले को किस नाम से जाना जाता था? 9 लाख की उत्तरायणी नाम से जाना जाता था। ये जो उत्तरायणी मेला है इसका सबसे पहले जिक्र किस बुक में मिलता है या सबसे पहले इसे दुनिया के सामने उजागर किसने किया? तो 1905 में शेरमन ओकले जी ने एक बुक लिखी और बुक का नाम था होली हिमालया। तो होली हिमालया किसकी रचना है? शेरमन ओकले। कब लिखी थी?
1905 बंगाल विभाजन के टाइम पर। इसी समय उत्तरायणी मेले का सर्वप्रथम क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। तो इतना हो गया हमारा मेलों के बारे में। अगला टॉपिक है गाइज आपका बागेश्वर जिले के प्रमुख व्यक्ति, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका संबंध बागेश्वर जिले से है। देखो गाइज, इसमें मैंने जब आपकी आगे की सीरीज भी अगर आती है तो इसमें क्या रखा है पहले ही बता दूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति जिनका संबंध हमारे उत्तराखंड से है, जिन्होंने कुछ न कुछ योगदान दिया था इतिहास में, वो सब रखे गए हैं। जो आने वाले जैसे प्लेयर और आपके अन्य हो गए पर्वतारोही, वो मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है। तो पहला आ जाएगा इसमें मोहन सिंह मेहता जी का नाम। जन्म कब हुआ था, 1897 में, बागेश्वर के बजियूला कत्यूर घाटी में। बजियूला गांव का नाम है, कहां पर है, बागेश्वर में। उसके बाद इनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट जो ईयर याद रखना है 1921 1921 वाला आपको याद रखना है। कत्यूर में कुमाऊं परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। देखो 1916 आपका क्या था, कुमाऊं परिषद का गठन कहां पर किया गया था, अल्मोड़ा में किया गया था। लेकिन अगर पूछता है बागेश्वर में कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, 1921 में। किसके द्वारा किया गया, मोहन सिंह मेहता जी के द्वारा किया गया था। अगला आ जाएगा गाइज आपका, देखो जेल जाने वाले प्रथम सेनानी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम सेनानी कौन थे। तो जब स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर ये क्या हुए थे, जेल गए थे 1920-21 के आसपास। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका, मोहन सिंह मेहता। स्वतंत्रता संग्राम 1857। देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या है, अगर पूछता है भारत के या उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, तो तब आप कालू मेहरा बोलोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम सेनानी कौन थे, तब आपका आंसर होगा मोहन सिंह मेहता। इन्होंने क्या क्या काम किए, देखो आर्य अनाथालय बनाया है, ग्राम सुधार समिति का निर्माण किया, कताई बुनाई प्रचार केंद्र खोला इन्होंने बागेश्वर में, शिशु पालन समिति की बुनियाद रखी। तो ये है, ठीक है, एक नजर मार लेनी है, ये नहीं भी याद करोगे चल जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। तो कब से कब तक, 1957 से 1966 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य कौन था, मोहन सिंह मेहता जी थे। कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट बताए मैंने, कत्यूर में कुमाऊं परिषद का गठन मोहन सिंह मेहता जी के द्वारा, उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले सेनानी मोहन सिंह मेहता, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे, 1957 से 1966 तक। दूसरे प्रमुख व्यक्ति जिनका संबंध कौसानी से है और उनका नाम है गाइज सुमित्रानंदन पंत जी। मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति, क्यों, क्योंकि ये आपके हिंदी के सिलेबस में भी आ जाते हैं। जन्म इनका 1900 में, कहां पर हुआ था, कौसानी में हुआ था। उस टाइम कौसानी अल्मोड़ा में आता था, तो कई बुक्स में आपको एनसीईआरटी में भी इवन कौसानी अल्मोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। इनके नामों की बात करूं तो इनको गुसाई कहा जाता था। बचपन में क्या बोला जाता था, इन्हें गुसाई बोला जाता था। अगर पूछे गुसै या सै किसको कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ कौन है गाइज आपके, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनके बारे में देखना, पहले आकाशवाणी जो था, आकाशवाणी से पहले इसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो। तो इस ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करने का जो सुझाव दिया गया था, वो भी किसके द्वारा दिया गया था, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा दिया गया था। अगला मोस्ट पॉइंट है आपका, देखो 1938 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जो कि मासिक पत्रिका थी, मतलब महीने में एक बार निकलती थी, और उसका नाम था रूपाभ। क्वेश्चन पूछेगा और रूपाभ नामक पत्रिका किस कवि के द्वारा निकाली गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, सुमित्रानंदन पंत जी। अगला है आपका छायावादी काव्य। अब इनके काव्यों को 3 भागों में बांट दिया हमने। देखो, एक छायावादी वाले अलग हैं, प्रगतिवादी काव्य अलग हैं, और नव चेतनावादी काव्य क्या है इनके, अलग हैं। जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। मोस्ट इंपोर्टेंट 4 के 4, ये सब इनके छायावादी कवि हैं, काव्य है। प्रगतिवाद काव्य कौन से हैं, युगांत हो गया, युगवाणी हो गई और ग्राम्या हो गई, ये सब सुमित्रानंदन पंत के प्रगतिवाद काव्य में आते हैं। नवचेतनावादी काव्य कौन कौन से हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझड़, लोकायतन, महाकाव्य, शिल्पी, रजत शिखर,
और स्वर्ण, ये सब क्या है गाइज इनके नवचेतनावादी काव्य। ये सब एक बार याद कर लो, बस आपको देख लेने हैं। क्वेश्चन इनमें से कुछ भी पूछे, बोलेगा लोकायतन किसकी रचना है, आपका आंसर हो जाएगा लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इनको अवार्ड भी दिए गए थे गाइज, याद रखने हैं आपको। 1961 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था। 1968 में इन्हें चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रारंभ हुआ था, तब पहला पुरस्कार हिंदी भाषा में नहीं दिया गया था। हिंदी भाषा के लिए पहला पुरस्कार किसको दिया गया अगर पूछे ज्ञानपीठ, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। किस रचना के लिए, चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अब आप मुझे बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस रचना के लिए मिला और किस वर्ष में मिला, ये कमेंट करके आपको बताना है। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में और किस रचना के लिए दिया गया था। तो दो लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया, पहले मोहन सिंह मेहता और दूसरे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तीसरे प्रश्न है गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना इसे आप भी, बिसनी देवी साह। जैसे उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति मोहन सिंह मेहता थे, उसी प्रकार अगर पूछता है उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी, तो आपका नाम हो जाएगा बिसनी देवी साह। ठीक है, हर एग्जाम में आपको उत्तराखंड के दिख जाएगा। अगर पूछता है बिसनी देवी साह से उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो देवी साह जी थी। इन्होंने किया क्या था, देखो 1930 में सबसे पहले अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया, फिर 5 वर्ष जोड़ दो उसमें 1935 में मोती धार में इन्होंने क्या किया, झंडा फहराया, ये जगह का नाम है अल्मोड़ा में ही। फिर उसके बाद 1940 में नंदा देवी परिसर में इन्होंने क्या किया था, झंडा फहराया था। देखो याद करना बहुत इजी, 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका, 1935 में मोती धार में झंडा फहराया और 1940 में नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में क्या फहराया था, झंडा फहराया था। जन्म 1902 कहां पर हुआ था, बागेश्वर में हुआ था। तो इतना हो गया आपका इंपोर्टेंट पर्सन जो कि बिलोंग करते हैं बागेश्वर जनपद से। अगले पर पढ़ लेते हैं गाइस। देखो अगला है आपका अदर फैक्ट जो आप बच गए हैं आपके, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहां पर स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। कस्तूरी मृग के अनुसंधान के लिए इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। अस्कोट वाला अलग है, अस्कोट वाला पिथौरागढ़ में है, लेकिन महरूड़ी कहाँ है, बागेश्वर के अंदर है। इसको बनाया कब गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यही बागेश्वर में गाइज अनामय आश्रम है, हरी नगरी चाय फैक्ट्री है, सेवा नाउ नौला है, ये सब चीजें कहां पर स्थित है, बागेश्वर में। बागेश्वर की बात करें तो यहाँ है एक कपकोट, इस कपकोट में 2 बार भूकंप आ चुका है और ये डेट आपको याद रखनी है। 27 जुलाई 1966 को भूकंप आया था सबसे पहले, कितने रिएक्टर का था, 6.3 रिएक्टर का भूकंप था। फिर हाल ही में जो भूकंप आया गाइज वो आया था 2010 में। तो ये हो गई कपकोट की बात। बागेश्वर से और जो इंपोर्टेंट कुछ चीजें बच गई हैं, देखो बागेश्वर को नगर पालिका कब बनाया गया, अगर ये पूछता है क्वेश्चन तो नगर पालिका बनाया गया 1968 में। बागेश्वर को तहसील कब बनाया गया, तो 1974 में इसे तहसील का दर्जा मिला। फिर 1976 में इसे एक परगना बनाया गया और अंत में आकर 1997 में इसको क्या बना दिया गया गाइज, जिला घोषित कर दिया गया। यहीं पर देखो 14 जनवरी 1921, याद होगा आपको, सरयू नदी के किनारे कुली बेगार प्रथा का क्या किया गया था, अंत। अगर पूछे कौन से मेले में, तो उत्तरायणी के मेले में क्या हुआ था, कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। 50,000 लोगों ने अपने बेगार रजिस्टरों को क्या कर दिया था, सरयू नदी पर बहा दिया था। तो ये है गाइज पूरा का पूरा बागेश्वर जनपद का हिस्ट्री, एक टाइप की कंप्लीट, कम टाइम में पूरा रिवीजन। जो भी अगर इंपोर्टेंट टॉपिक्स कुछ बच जाते हैं तो आने वाली सीरीज में वो आपको मिल जाएंगी। आपको बताना है वीडियो है कैसी। अगर आप चाहते हैं हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करके बताना, आगे भी आप जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी वीडियो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये सब आप पे डिपेंड करता है। वीडियो को गाइज लाइक कर दो, शेयर कर दो। उसके बाद मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।